नमस्कार मित्रों, मैं हूं NITN भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग 8 से 12वीं तक के मैथ्स के सीरीज़ में चल रहे हैं और अभी हम लोग क्लास 8th के थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, यहाँ हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। ठीक है मित्रों, आइए। अभी हमने यहाँ तक पढ़ रखा है। अभी लास्ट पार्ट में हमने इसका ये सवाल देखा था। अब यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है। अभी एंगल्स ऑफ, अगला टॉपिक क्या है? एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसका ये देखेंगे, उसका फिर प्रूफ भी देखेंगे। ये आप करके देखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने पहले अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पढ़ा था ना अभी, उसका प्रूफ भी देखा था। ठीक है, अभी दूसरा चीज़ क्या है इसमें? दूसरा है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं? इसको और इसको अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। इसको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ए और डी क्या एडजेसेंट है, और ए और सी क्या अपोजिट है, डी और बी क्या अपोजिट है। इसको हम लोग इक्वल बोलते हैं। ठीक है, अभी इक्वल बोलने के लिए यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, छोटा सा प्रूफ है। जल्दी से इसको देख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब एक तो वही तरीका है ना कि हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, राइट? ऐसा ट्रायंगल बना के हमने दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। तो जब साइड एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, तो फिर ये एंगल बराबर हो गए। इसको जब हम इसको घुमा के लगाएंगे तो ये क्या है? ये एंगल डी था और ये एंगल क्या था? बी था। तो एंगल डी और बी जो है वो बराबर हो ही गया था। ठीक है, एक तो सीधा ये फंडा है जो हम पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी जो दिया हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी देखिए ए सी और बी डी इसमें क्या बोला है? डायगनल्स हैं। ठीक है, ऐसी डायगनल से पैरेललोग्राम के एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। 1 जो है वो 2 के बराबर है, पहले भी देख चुके हैं ये चीज़। 3 4 के बराबर है। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी देखिए उसी एंगल को ना इन्होंने वापस से तो वही काम किया है यार, अलग से क्या किया। अभी देखिए पिछली बार नहीं दिखाया था, इस बार खुद से ही तोड़ के दिखा रहा है ये, है ना? तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, राइट? वही एंगल, ये एंगल साइड और ये एंगल, इसका भी एंगल साइड, ये एंगल। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट इन्होंने प्रूव कर दिया। अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो B और D बराबर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम प्रूव कर दिया तो B और D बराबर हो जाएंगे। दिस शोज दैट एंगल B एंड एंगल D हैव द सेम मेजर। ठीक है, एक तो ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? दूसरा अपोजिट एंगल्स हैं ये आपके, इधर थोड़ा ऊपर देखिए। दूसरा अपोजिट एंगल का नाम है A। तो एंगल A और एंगल C, तब ये किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर है। ये किसके बराबर है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। अभी क्या क्या कर सकते हैं कि आप इधर से एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ये कॉमन है, तो यहाँ पे ये साइड हो गया था। एंगल साइड एंगल से दूसरा दूसरा ट्रायंगल ले लिया। अभी क्या था पहले, ठीक से थोड़ा बता देता हूँ ना। पहले क्या था कि पहले ये वाला एंगल लिया था, राइट? ये एंगल लिया था। अभी क्या करेंगे, ये एंगल जब लिया था तो हमने D और B को इक्वल बता दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये एंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। अरे भाई, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये है ना?
ये दो ट्रायंगल में ए डी बी और बी डी सी दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये साइड कॉमन है तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है, बस पहले पे पेट ऐसा काट रहे तभी पेट ऐसा काट रहे हैं। ठीक है मित्रों, और या फिर एक और ये तरीका है, वैसे भी कर सकते हैं। एक और क्या तरीका यहाँ पर है, एंगल बी एंड ये तो देख ही चुके हैं, एंगल बी और एंगल डी एक ही है। मेजर एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल 1 और 4 है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना, वही मैं सोचूं क्या कर दिया ये, इसको क्या लिखना चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमको जब ये पता था तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर था, राइट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, ठीक, और एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर था, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी एंगल C इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 है ना, C इक्वल टू 3, यहाँ पर आधा 3C है, ये 2 है, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या देख सकते हैं कि एंगल 3 ये है और ये एंगल 1 है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू थी 20 मान लीजिए, 20, हाँ ठीक है 20 मान लीजिए, तो इसका भी वैल्यू 20 हो गया, इसका 40 मान लीजिए, इसका वैल्यू 40 हो गया, तो इसका कितना हो गया, एंगल 3 20 के बराबर हो गया, एंगल 2 40 के बराबर हो गया, ठीक है, एंगल 4 20 के बराबर हो गया, और एंगल 1 40 के बराबर हो गया। तो अभी ये देखिए ये 60 आ गया, इक्वल टू 60 आ गया। ठीक, तो पहले ही कॉन्ग्रुएंसी से, चाहे तो आप फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगा कर सकते हैं, अगर नहीं उतना मेहनत करना हो तो आप इसी कॉन्ग्रुएंसी में इन दोनों को जोड़ के ये आया। समझने के लिए मैंने नंबर ले लिया ताकि आपको समझ में आए, बाकी आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि ऐसा ऐसा है, अल्टरनेटिवली एंगल 1 एंगल 2 बराबर, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 बराबर, इसलिए समेसन ऑफ या मेजर ऑफ एम एंगल ए मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल ए। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस, यहाँ पे ना ये होना चाहिए था, एंगल 2 प्लस 3 होना चाहिए था, इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, ऐसा करना चाहिए था। इसको कुछ मिस्टेक हो गया होगा प्रिंटिंग में। ठीक है मित्रों, ठीक, अब ये सवाल देखिए। ठीक है, तो हमने दो क्या कर, अपोजिट साइड्स क्या हैं, सेम लेंथ के होते हैं, अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको करके देखिएगा, ये हो जाएगा, कुछ खास इसमें है नहीं, है ना, ये सवाल दे रखा है ना एग्जाम्पल, वो करके देखिएगा, अपोजिट एंगल्स बराबर बराबर कर दिया है, कुछ बचता नहीं है इतना समझाने के बाद उसमें बताने के लिए। एंगल ए एंड एंगल सप्लीमेंट्री, अब ये देखिए एंगल ए और एंगल डी आर सप्लीमेंट्री सिंस बी सी इज पैरेलल टू ए डी। एंगल ए कौन सा है, ये एंगल ए है, ये क्या है, एंगल ए है, ये एंगल डी है, और ये पैरेलल लाइन्स है। मैंने क्या बताया था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए एंड एंगल डी क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो मैंने बताया था आपको 180 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स लिखा है मैंने, है ना।
अच्छा, डी ए को ट्रांसवर्सल हो रहा था, मैंने इंटरसेप्टर लिखा था वहाँ पर, इंटरसेप्ट कर रहा है वो लिखा था, ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। दिस टू एंगल्स आर इंटीरियर अपोजिट, ठीक है। को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जैसे ये जो था ना, ये नाम में क्या ना बुक्स वाइज डिफरेंट कर होता है, मतलब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यार क्या नाम दे दिया। ऑल्टरनेट वर्ड अलग है और इंटीरियर वर्ड ये अलग है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा पैरेलल लाइन से, ये ऐसा है, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। एंगल सप्लीमेंट्री है मतलब दोनों का सम 180 है, दोनों का आपस में को इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया था क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। आपका किताब में क्या लिख रहा है यहाँ पे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोल रहा है, इंटीरियर ही में है, अंदर में है और अपोजिट में है, ठीक है। तो इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कंफ्यूज मत होइएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, मैंने को इंटीरियर पढ़ा हुआ था। इंटीरियर वर्ड तो यूज़ हो ही रहा था पहले भी, अभी को इंटीरियर था, अभी इंटीरियर अपोजिट हो गया, ठीक है। तो आप अपने बुक के हिसाब से चलिए, आपकी बुक में लिखा हुआ इंटीरियर अपोजिट मतलब वो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। डी और ए क्या है, सप्लीमेंट्री है, इंटीरियर अपोजिट है, ठीक है। सेम चीज़ इस पे भी है, बी और सी पे भी सेम चीज़ अप्लाई होता है, ठीक है। सेम चीज़ इस पे भी अप्लाई होता है। ये अगर ये दोनों पैरेलल मान लें और ये इसको ट्रांसवर्सल मान लें, है ट्रांसवर्सल इसको मान लें, और ए बी को ट्रांसवर्सल मान लें, तो वो केस लेकर के बताया, बी ए इधर ट्रांसवर्सल वाला केस लेकर बताया है। ये और ये क्या हो जाएंगे, ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे या इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लॉजिक क्या था, लॉजिक बस यही था, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। कैसे होता है वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक। अब आ जाइए, इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वही चीज़ है जो मैं यहाँ बता रहा था, वही सप्लीमेंट्री है। अभी इसको प्रूफ करने के लिए इसने क्या लगा दिया, प्रूफ तो पहले ही कर चुका है, छोड़ो। मुझे लगा कि फिर से कोई वो धांसू सा लेके आते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो, फिर जाके उसके एंगल्स इक्वल बताओ, साइड इक्वल बताओ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है, ये हमारा तीसरा गुरु मंत्र था, एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब आप ये करके देखिएगा, इसमें आप कुछ ऐसा है नहीं बताने को, आप करेंगे आपसे तुरंत हो जाएगा। अगला आता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कितना पढ़ेंगे पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको मतलब मैंने देखा है कि आप 10th के बाद अगर एसएससी देते हैं, 12th के बाद अगर एसएससी देते हैं अपने अपने लेवल का, रिस्पेक्टिव लेवल्स का, और सीजीएल देते हैं जो और ऊपर है, तो ये सब चीज़ें आती हैं, और अगर आप अभी नहीं ध्यान से पढ़ेंगे ना तो फिर उस समय दिमाग में घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट किसी चीज़ के लिए भी नहीं है, लेकिन चीज़ें मुश्किल होने लग जाती हैं। अभी अब 50 साल का आदमी चाहे कि मैं 100 मीटर में फर्स्ट आऊँ तो ये मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वो लेट हो गया, लेकिन लेट होने वो समय इतना बीत चुका है ना कि वो मुश्किल हो चुका है उसके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होती है ना कि अब जब 20+ में जाते हैं ना तो वो चीज़ें धीरे धीरे जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है ना दिमाग का, वो कम होता जाता है। मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि आपका जब 30s में जाएंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो सकता है आपको प्रोफेशन के लिए बढ़ जाए, लेकिन अब जैसे ही चाहेंगे कि भाई मैं वो जो 12th में सॉल्व किया था वो सॉल्व कर दूं, तो वो थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको ये समझते चलिए और इसको याद करते चलिए। ऐसा याद कीजिए कि ये अब मैंने इस किताब को तो कभी पढ़ा ही नहीं, मैं आईसीएसई बोर्ड से आपको बताया ही था। ये मैंने एक बार चैप्टर पढ़ा, इसमें जो मेरे को ढंग का लगा वो मैंने ये येलो कर दिया है कि भाई उस टाइम खोजना नहीं पड़े, क्योंकि लेक्चर फिर लंबा होने लग जाता है, ठीक है। तो वो मैं इसको पढ़ा था, पढ़ के एक बार अंडरलाइन करके फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उस टाइम से कि मैं आपको अभी पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़िए, ठीक है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अगला है डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर जनरल आर नॉट इक्वल, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, दो वर्ड, जनरल वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑफ इक्वल लेंथ ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये तो सीधा सीधी फैक्ट है कि इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। जनरल वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी केस में इक्वल होते हैं,
ठीक है, वो देखेंगे अभी कौन से केसेस में इक्वल होते हैं, लेकिन जनरली इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में इक्वल होते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए स्क्वायर मान लीजिए, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका डायगोनल इक्वल होता है। रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल क्या है, इक्वल होता है। लेकिन अगर ये वाला है तो ये और ये अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए जनरल वर्ड वहाँ इंपॉर्टेंट था। बाकी इक्वल नहीं होता है जनरली, लेकिन स्पेशल केसेस में इक्वल हो जाते हैं चीज़। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब ये आप करके देखिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पहले तुमने क्या पढ़ लिया कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर जनरली नॉट इक्वल, ठीक है। अभी गुरु मंत्र पे आते हैं। कौन सा क्या नंबर गुरु मंत्र है, चौथा नंबर है, चौथा नंबर गुरु मंत्र है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। इंसेक्ट, नॉट इंसेक्ट, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट, क्या मतलब होता है इन वर्ड्स का। बाई मतलब होता है दो, ठीक है। सेक्ट मतलब होता है काटना, कट, ठीक है, कट। इंटर, इंटर कुछ अनदर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाई में क्या होता है कि ये लाइन है, ये इतना ही बड़ा लाइन है, ठीक है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का ये लाइन था, इसको कोई आके काट दिया यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोलेंगे। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये तो पक्का इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। अगर यहाँ से क्रॉस कर रहा होता तब हम बाइसेक्ट बोल पाते हैं क्या, ठीक है। इधर ये पूरा 3 हो जाता है, ये इधर से इधर 3 हो जाता है, और ये 1 बचा हुआ होता है यहाँ पे, तो हम इसको बाइसेक्ट नहीं बोलते, हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। इंटरसेक्ट मतलब इसको काट तो रहा है, अनदर लाइन इज कटिंग इट, लेकिन 2 भागों में, इक्वल भागों में नहीं काट रहा है, ठीक है। यही डिफरेंस है इंटरसेक्ट बाई में। तो बाई कहीं भी आएगा, बाई मंथली, बाइनरी, बाइनरी में होता है 0-1 पढ़ते हैं ना हम कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज होता है दो ही 0-1 ही समझता है, तो बाइनरी भाषा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बाई मतलब 2 होता है, सेक्ट मतलब काटना होता है। सेक्ट से अगर और कुछ वर्ड याद आ रहा है हो, ठीक है। सी सेक्शन सुना है आपने, सेक्शन ही वर्ड सुना होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। क्या किया है क्लास 4 सेक्शन ए, तो क्लास 4 को उसने कट करके सेक्शन बी में डाल दिया। या आप लोग क्लास 8 में, क्लास 8A, क्लास 8B, क्लास 8C, क्लास 8 सेक्शन सी, क्या है 8वां का तीसरा सेक्शन, तीसरी बार काटा उसको, ठीक है। दैट इज सेक्ट से सेक्शन बना हुआ है। और सी सेक्शन सुना है क्या आपने, सी सेक्शन, सी सेक्शन, बच्चे जो होते हैं ना इस दुनिया में आते हैं पेट चीर के, उनको सी सेक्शन का प्रोसेस से बोला जाता होता है। दैट्स बायोलॉजी, पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो सेक्ट से मतलब काटना से रिलेटेड कुछ भी हो, तो सीजर्स, नॉट एग्जैक्टली, सीजर इज नाउन नॉट अ वर्ब, सेक्ट इज काइंड ऑफ वर्ब। तो और कोई सेक्ट से नहीं याद है, आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पहला चीज़ क्या बोला इसने कि जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम मान लेते हैं, अरे भाई ठीक है, इसका ये एक डायगोनल है, इसका ये डायगोनल है, यानी ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। क्योंकि आपस में ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये और ये दोनों साइड बराबर होगा। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, ठीक है, आपको शायद ध्यान नहीं गया होगा, कीवर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, एक तो है बाइसेक्ट, दूसरा है ईच अदर, ठीक है। ईच अदर मतलब ये इसको काटता है, ये इसको काटता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि वो काट रहा है कि नहीं ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये उसको काट रहा है ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या पता है, ईच अदर बोल दिया मतलब ये एक दूसरे को काट रहे हैं,
तू भी मेरे को आधे पे काट, मैं भी तेरे को आधे पे काटता हूँ, वो भी बाइसेक्ट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहीं पे काटेगा। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे सोचिए। ठीक, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दे। कॉन्ग्रुएंसी अगर हम ये प्रूफ कर दे, ये ट्रायंगल एक और ये ट्रायंगल दूसरा, समझ आ रहा है? समझ आ गया आपको? दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अभी इसमें क्या है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक, ये साइड और ये साइड बराबर है, पहले ही देख चुके हैं अपोजिट साइड से। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हमने इसको प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? सिंपल है, मैंने कॉन्ग्रुएंसी से डरना नहीं है। मतलब मैं सही बताऊँ तो मेरे को लगता था कॉन्ग्रुएंसी से डर, बट डाउन द लाइन इट्स इजी। मतलब ठीक है ना? तो एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर दिया, इससे हमको ये पता चल गया। और ये ए ओ और सी ओ के बराबर हो गया, ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर हो गया, बी ओ जो है वो डी ओ के बराबर हो गया, डी ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक है, आप ये करके देखिएगा, कुछ खास इसमें अब नहीं है, एक्सरसाइज आराम वाले ही हैं। ठीक है, बाकी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा दी। मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा है, मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चंस दिखा नहीं जो मुझे आपको बताना चाहिए। जनरली कुछ ऐसा दिखता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई टफ क्वेश्चन इसमें दिखा हो तो। फिर भी चलिए एक आध उठाते हैं, कोई सा तो उठाते हैं। ठीक है, द एडजेसेंट फिगर OP इज ए पैरेललोग्राम, इसके बारे में बात कर रहा है। इस इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ XYZ। अभी XYZ का वैल्यू बोला है खोजने। ठीक है, तो ये 40 है ना? तो Y भी 40 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ठीक, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, ये 40 है ना, ये 40 बताया है तो ये 40 हो गया। ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये टोटल कितना है, ये इसके बराबर हो जाएगा 70 के, ये 70 हो गया। ये 40 है तो ये जेड क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये जेड 30 हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी बोल दिया आपको 40 हो जाएगा। अभी ये और ये क्या बताया था, को इंटीरियर जो मेरा था और आपका क्या था, इंटीरियर अपोजिट। तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, राइट? तो ये ऑलरेडी क्या था हमको पता है 70 है, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। ये 400 थोड़ी तो है यहाँ पे, अरे बाबा इतना बड़ा नंबर, ये 40 डिग्री था। ठीक, चलिए आप करके देखिए, हो जाएगा आपसे सवाल। ठीक है, बस पैरेललोग्राम के साथ आपका भी दिमाग ना घूम जाए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा आपको ये सवाल। ठीक है, इसमें और क्या है बताने वाला? चलिए ये एक और बता देता हूँ और उसके बाद इसको मैं ख़त्म करते हैं, मतलब इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, है ना? ये डिस्क है, ये डिस्क कौन सा है, RIS के, ये एक पैरेललोग्राम है ना? ये दूसरा पैरेललोग्राम इसको बताया है, क्लू। ठीक है, अभी हमसे पूछा x का वैल्यू पूछा है। ठीक, समझ में आ गया पैरेललोग्राम दोनों? आपको हमसे क्या पूछा, x का वैल्यू पूछा है। ठीक, x का वैल्यू बताइए। अब ये पैरेललोग्राम हम देख रहे हैं, है ना? तो ये एक ट्रायंगल है, इसको हम O बोल देते हैं। O और तो नहीं है कहीं, नहीं है, EOS, ये ट्रायंगल है, शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल EOS। इसमें हमको x खोजना है। तो अब ये देखिए, ये और ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा है ना, एक प्रॉपर्टी थी ऊपर, उसमें पढ़ा है अपोजिट एंगल बड़े होते हैं। ये 70 हो गया। ठीक, तो ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। अभी ये और ये बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये पहला लाइन है,
और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, ये 120 हो जाएगा। ये 120 हो गया तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, छोटा सा जो ये दिख रहा है आपको। चलिए इसको मिटा के क्लियर करके फिर बड़ा दिखाते हैं। ये देखिए ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 70 था। तो ट्रायंगल EOS में क्या हो जाएगा, x + 70 + 60 = 180 डिग्रीज। ठीक है, x = क्या हो जाएगा, 70 60 130 130 180 में से घटाएंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर है। सॉरी क्रॉस नहीं होना चाहिए था। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े, अब करके देखिए, सारे सवाल हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है ना, रोम्बस। अब कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग अब रैप अप कर देंगे अभी थोड़ी ही देर में, ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है, हो गया ख़त्म। ठीक है, हम आते जल्दी जल्दी अब सब स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम काफ़ी नहीं था, उसके स्पेशल केस भी पहुंच गए हमसे पढ़ने के लिए, मैंने हमारे पढ़ने के लिए। पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस क्या होता है। ठीक है, पहला तो है उसमें रोम्बस। ओह माय गॉड, रोम्बस क्या होता है ये करके देखिएगा आप। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताइए। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस हैव द सेम लेंथ, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ द काइट। ठीक, स्क्वायर रोम्बस में क्या अंतर है, स्क्वायर में क्या है ना, हर एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर भी एक रोम्बस ही है। रोम्बस क्या है कि आपका ये चारों साइड इक्वल लेंथ होंगे, इक्वल डंडा, जितना डंडा है सारा एक साइज का होगा। स्क्वायर में भी यही होता है, लेकिन स्क्वायर में एक एडिशनल ये होता है कि ये सारे जो है वो 90 डिग्रीज होते हैं, इनमें 90 डिग्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, बट हाँ स्टिल स्क्वायर इज एन स्पेशल, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। तो जब रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा मतलब वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ बोल रहा है, ये देखिए काइट का क्या पढ़ा था कि दो पेयर आपके सेम होना चाहिए, एडजेसेंट पेयर आपके सेम होना चाहिए, है ना। एडजेसेंट पेयर यहाँ भी सेम है, एडजेसेंट यहाँ भी सेम है, और एक और केस क्या था, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल तो खैर है ही, चार ही कोने हैं यहाँ पर, राइट। तो वही यहाँ पर लिखना चाह रहा है रोम्बस में। तो पहले रोम्बस का पहला है क्वाड होना चाहिए, और दूसरा क्या है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चूंकि ये साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हैं इसीलिए ये एक पैरेललोग्राम है। अरे भूल गया मैं कैसे लिखना था, हम लोग पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी है। ठीक है, कैसे कैसे रिलेट कर दिया, साइड्स चूंकि इक्वल था, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल था, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो है वो पैरेलल ही होगा, तो ही इक्वल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि ये पैरेललोग्राम है। और कोई चीज़ अगर पैरेललोग्राम है तो वो स्पेशल केस ऑफ ट्रेपीजियम आता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, और क्या है, ये काइट का स्पेशल केस है, काइट का स्पेशल केस है, ये काइट भी है। ठीक है, ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी आएगा। रोम्बस का पहला गुरु मंत्र है ये, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। तो हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्टर हैं। ठीक है, रोम्बस के केस में कुछ एक और चीज़ ये हो जाता है, ये रोम्बस से हम आ लेते हैं। ठीक है, ये रोम्बस, इसके जो डायगोनल्स हैं ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90,
सारे के सारे 90 डिग्रीज हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? फिर से कॉन्ग्रुएंसी आया। हाँ जी, आ जाइए। ठीक है, ए बी सी डी रोम्बस, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें ना क्या किया, इसने दो ट्रायंगल ले लिया, दो ट्रायंगल ले लिया। ओके, कॉन्ग्रुएंसी में गया तो होगा, ये गया ना कॉन्ग्रुएंसी में, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी तो आया है। चलिए पहली चीज़ तो ये कि एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कुछ बातें हमको पता हैं, तो उन बातों को हम यूज़ करेंगे, चूँकि ऑलरेडी हम वो चीज़ पढ़ चुके हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी के बराबर हो जाएगा, और डी ओ जो है वो ओ बी के बराबर हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। वी हैव टू शो दैट एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ डी ये एंगल सी ओ डी के बराबर है, सी ओ डी के बराबर है। ठीक है, और दूसरा ये 90, ये अगर हम प्रूफ कर दें तो मेरा काम हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बताया वो, तो बाइसेक्टर तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अगर आप हम ये प्रूफ कर दें कि भाई दोनों का एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये जो बाइसेक्टर ऑलरेडी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब दो भाग में इक्वल भाग इक्वल होगा, इधर इक्वल होगा, इधर इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? यानी 90 डिग्री पे होगा ये। तो ये अगर 90 है तो सारे 90 होंगे। ठीक है, अनलेस अनटिल लाइन आधे पे टेढ़ा ना हो जाए। ठीक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। चलिए जल्दी से, अब इसमें देखिए कि इसने दो ट्रायंगल लिए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं? ए ओ डी, ये एक ट्रायंगल लिया है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है? सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल लिया है। एक ट्रायंगल है वो देखो चौड़ी बन गया है ना। ये एक ट्रायंगल है और ये नीचे इधर वाला एक ट्रायंगल है। अब इसको कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ किया है? ये इसके बराबर, ये कॉमन है, और ये जो तो इक्वल है ही है। ये इक्वल है ना, रोम्बस इसलिए इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी, ये इसके बराबर है, ये जो है वो कॉमन ही है। ठीक है, तो ये जो है साइड से कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया? ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पैरेललोग्राम में। ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू सी डी, ये तो रोम्बस का ही प्रॉपर्टी है। और ओ डी इक्वल्स टू ओ डी, तो ये तो कॉमन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एंगल जो है, ये एंगल इसके बराबर है। एंगल ए ओ डी जो है उस, चूँकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारा ये जो एंगल है, यहाँ वाला जो एंगल है वो बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अभी 90 पर नहीं आए, बराबर है, इतना हमको पता चला है चूँकि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है? ये दोनों बराबर है। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है इसमें कि ये लोग लीनियर पेयर हैं। क्या किया है ना, ये AC जो है ना, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, ये AC है, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, ये AC है, AC था। ठीक है, ये ऐसा था। अभी हमने बोल दिया ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, ये मान लेते हैं x है, तो ये भी x है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये कितने पर खड़ा है, ये 180 डिग्री है टोटल। तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका प्रूफ आ गया। ठीक है, आप ये करके देखिएगा, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अगला है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आ गया। अरे और भी रंग का पेन आ सकता है मेरे पास। कौन सा पेन उठाएं? कोई पेन उठाएं? नहीं, छोड़ो। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल। ठीक, अब देखिए, लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल भी x डिग्री मान लिया। इक्वल एंगल है, ये तुमको पता चल गया, लेकिन ये 360 के बराबर कैसे कर दिया? हाँ?
अभी अंदर है तो 360 है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मान लीजिए अगर ट्रायंगल है तो इसका x मान लेते हैं, इसका x मान लें, इसका x मान लें, तो ये क्या 3x बराबर 360 कर देंगे, हैं? नहीं ना, क्योंकि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, किसी ने मेरे से एक बार पूछ दिया जब मैं छोटा था ना, पूछ दिया कि अरे मम्मी ही पूछी थी शायद कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। मैंने बोला यार 270, 280, 360 भी हो सकता है, कहीं गोल घूम गया ना। तो दीदी थी, दीदी मेरे से पूछती है, मैंने बोले ये किया मम्मी से, दीदी ने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने पता नहीं धोया या नहीं धोया, बट हाँ उस दिन से याद हो गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो 180 होता है। खैर यहाँ पे आते हैं, ये कैसे किया, ये सीधा सम ऐसे सीधा नहीं जोड़ दिया है, ठीक है। ये यार ये देखिए, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस है, को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, नहीं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो x 2x इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, है ना। ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, और ये दोनों मिला के भी 180 होना चाहिए, 2x इक्वल्स टू 180। दोनों को जोड़ दीजिए तो 4x इक्वल्स टू 360, ठीक है। इसलिए ये 4x या ये y का आंसर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये ऐसा नहीं है कि चारों के साथ जोड़ दिया, अंदर का सम जो है 360 के बराबर है तो वो कर दो, तो वैसा नहीं है। पैरेलल लाइंस का यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। आप उसको अब याद रख सकते हैं, चूंकि आपको ये पता चल गया तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो 360 के बराबर होंगे, ये आप कह सकते हैं अब, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है। ये सारे राइट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम क्यों है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है। बीइंग अ पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और ये डायगोनल्स जो है ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ठीक है। वैसे इस केस में बराबर ही होता है, बट एक बात कह रहा हूँ, जितना बोला मैं उतना ही आपको ये इसमें बना के दिखा रहा हूँ। Being a parallelogram, the rectangle has opposite sides of equal length and its diagonals bisect each other, ठीक है। तो बाइसेक्ट की बात करी गई है ना, तो इस ये A के बराबर होगा, B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि मैंने इसको B क्यों लिखा, इसको A क्यों लिखा। जब जिन लोगों को ये पता होगा कि ये डायगोनल जो है, ये इसका डायगोनल, ये इधर वाला डायगोनल, दोनों सेम लेंथ के होते हैं, तो मुझे इसको भी A लिखना चाहिए। तो आपको मैं अभी बताता हूँ मैंने क्यों नहीं लिखा उसको ये, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या बोला था कि आपको ये जो है ना बाइसेक्ट करते, इतना ही बोला था। तो मैंने आपको इसीलिए इतना ही बताया कि ये A है, ये B है, ठीक है, इधर B है, इधर B है। अब आते हैं इस पे कि जो दूसरा गुरु मंत्र यहाँ पे निकल के आता है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे ही आप ये इक्वल लेंथ पर आ जाते हैं वैसे ही आपको पता चल जाता है ये B नहीं, ये A ही था, ठीक है। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, ताकि आपको कुछ अलग हो जाता है ना तो वो याद रह जाता है। जैसे ही मैंने अलग लिखा और फिर मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में भी ये करेक्शन होना चाहिए कि इक्वल लेंथ है तो वो A ही होगा, और चूँकि बाइसेक्ट करती है तो दोनों साइड पे A इधर, A उधर भी होगा, ठीक है। तो ये जैसे A हो गया, ये A हो गया, ये हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक, काफ़ी प्रूफ है यार इसमें, नहीं पता मैं बाबू, अब टॉपिक स्क्वायर लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें कौन सा ट्रायंगल माना है, देखिए एक रेक्टेंगल ले लिया ABC और ABD, दो ट्रायंगल मान लिया, ABC और ABD, ABC और ABD, ABC और ABD, ये दो ट्रायंगल मान लिया। अब इसको पहले कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ठीक है, और एक बीच का एंगल इक्वल, साइड एंगल साइड, ठीक, वही यूज़ किया है शायद,
आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट है। ए बी इज कॉमन, ए बी इज कॉमन, बी सी इक्वल टू ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड कट इन, वही बोला ना, साइड एंगल साइड से ही हुआ था। ठीक है, साइड एंगल साइड से हमने इसको क्या किया, ये कर दिया। अब यहाँ से निकल कर आता है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी एक डायगोनल था, बी डी दूसरा डायगोनल था। ठीक है ना, ये डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ के। इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स बिसाइड्स बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर तो पैरेललोग्राम में देख चुके हैं ना, रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमने क्या बोला था, पैरेललोग्राम में हमने ये बोला था कि वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, स्क्वायर में क्या बोला हमने, स्क्वायर था कि नहीं, रोम्बस था। रोम्बस में क्या बोला हमने कि रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, तो बाइसेक्टर तो है ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये रोम्बस। तो तब हमने उसमें 90 डिग्री का जो ये है वो प्रूफ किया था, एंगल जो है प्रूफ किया था। इस केस में क्या है कि इसमें बाइसेक्टर तो हमें पहले ही से ही पता है। ठीक है, अभी इक्वल लेंथ के हैं ये हमको नहीं पता था। ठीक है, तो वो उसको हम प्रूफ, बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल भी, तो बाइसेक्टर तो वहीं से आ जाता है कि कैसे पैरेललोग्राम है वो बाइसेक्टर था, तो यहाँ भी बाइसेक्टर तो होगा ही होगा, माने दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल लेंथ है, वो चूंकि पैरेललोग्राम में नहीं था, यहाँ पे अलग से वो आया था, तो हमको उसको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एग्जाम में आप जैसे ये सब आप ये रेक्टेंगल बनाएंगे, दो एक फोटो बनाएंगे, दोनों में आप ट्रायंगल दिखाएंगे, दोनों का ये दिखाएंगे, और जैसे जैसे ये स्टेप्स बताए ऐसे। ठीक है, कुछ भी स्टेप में ये रीज़न बताना मिस मत कीजिएगा। बी सी इक्वल्स टू ए डी क्यों है, बी सी इक्वल्स टू ए डी क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री क्यों है, यहाँ वाई लिखा है ना, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके रीज़न लिखना पड़ेगा, रीज़न मिस मत कीजिएगा, रीज़न मिस करेंगे तो मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कैसे आ गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये हम देख चुके हैं 90 डिग्री कैसे आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि ये बाइसेक्टर भी। अब ये आप सवाल करके देखिएगा, हो जाएगा आपसे, कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सा ही है। अभी ये दोनों को इक्वल कर दीजिए और एक आ जाता है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर बहुत कुछ है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर पहले काइट है, स्क्वायर क्या है, रोम्बस है, सबसे प्यारा है स्क्वायर, रोम्बस है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक ट्रेपीजियम है। कौन सा वाला ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस वाला ट्रेपीजियम है, बहुत प्यारा है स्क्वायर, सब कुछ है। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, रेक्टेंगल है जो कि इक्वल साइड्स है। ठीक है, दिस मीन्स अ स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल विथ एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ। तो जो भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल पे अप्लाई हो रहे थे सारे इस पर अप्लाई हो जाएंगे, और इस पर लेंथ भी जो है वो सेम है, जो कि अलग से खाली इसमें ऐड कर दीजिए कि लेंथ जो है वो चारों लेंथ सेम है। स्क्वायर लाइक द रेक्टेंगल डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका डायगोनल भी इक्वल लेंथ का हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं, बाइसेक्टर भी हो जाएगा। बाइसेक्टर तो हम पैरेललोग्राम से आ गया। ठीक है, इक्वल लेंथ आ गया, रेक्टेंगल से आ गया, पैरेललोग्राम से क्या आ गया, बाइसेक्टर आ गया, बाइसेक्टर आ गया पैरेललोग्राम से। रेक्टेंगल से क्या आ गया, इक्वल लेंथ आ गया। ठीक है, ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द डायगोनल टू बी परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है स्क्वायर में। ये कहाँ से आ गया, ये रोम्बस से आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी, चूँकि ये तीनों ही चीज़ तीनों है, तो तीनों से एक कुछ वो प्रॉपर्टी उठा रहा है। काइट से कुछ नहीं है, ट्रेपेजियम से भी कुछ नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक, बीइंग पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बीइंग इक्वल लेंथ रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये रोम्बस लिख देते हैं, वो काहे छोड़ दिए ये लोग। जब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर,
तो परपेंडिकुलर वो रोम्बस वाला ही आप एग्जांपल लेके बता सकते हैं, बाकी इसमें पढ़ के देखिए वही चीज़ें हैं। वो दो ट्रायंगल माना होगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया होगा। ये देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। कैसे प्रूफ किया है? एस से प्रूफ किया है। कौन सा दो ट्रायंगल लिया है? कौन सा दो ट्रायंगल लिया हो? AOD और COD, AOD और COD। ये एक ट्रायंगल लिया, ये एक ट्रायंगल लिया, ये कॉमन है, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि रेक्टेंगल है। ये साइड सेम ही होता है, साइड से ये एस से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। इससे क्या हो गया कि हम दोनों ये एंगल लिख दिया, एंगल जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो गया ना, बताया था ना रोम्बस में, जैसे एंगल बराबर हो गया, दोनों का एडिशन 180 डिग्री के बराबर होगा और वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, अब ये सवाल कीजिए आप। चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर था, मैंने कोशिश किया जितना बेसिक वे में हो सके, जितना आराम से हो सके मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आप भी मेहनत कीजिए। अगर नहीं समझ में आए, कुछ दिन बाद अगर आपको लगा कि भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, जो भी है आप, तो आप एक बार करके देखिएगा। बाकी ये क्या डिस्कस किया वो है। ठीक है, समराइज़ करना चाहें, पैरेललोग्राम में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम खाली जो ये वर्ड है ना अपोजिट साइड्स इक्वल, जो कीवर्ड्स होंगे उसी को सिर्फ हम मारते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट। रोम्बस में क्या था? सारे प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम को रोम्बस में उतार दीजिए, प्लस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगल में क्या था? सारे पैरेललोग्राम है पहला ये, फिर ईच एंगल्स आर राइट एंगल है और डायगोनल्स इक्वल है, तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था। ठीक है, रोम्बस में क्या था? परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट रोम्बस से आया था। किसके लिए? स्क्वायर के लिए आएगा आगे। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। वही मैं बोल रहा था कि यहाँ उसको लिख देना चाहिए था यार, वो काहे छोड़ दिया। ये देखो यहाँ बोल रहा था ना कि परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये रोम्बस से आया है, पता नहीं क्यों छोड़ दिया वहाँ पे। आखिरी काइट हो जाता है। काइट में क्या होता है? ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं। स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही काइट है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। ठीक है, इसमें एक केस यहाँ पे देखिए, यहाँ ईच अदर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जो है ना दूसरे को, ये है ना, ये ऐसा, तो ये और ये सेम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा होगा। ये और ये सेम नहीं है, लेकिन ये और ये सेम है। तो इसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, इसमें ईच अदर नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोई बोल दे कि काइट के दोनों ही बाइसेक्ट करते हैं, वो स्पेशल केस में ही दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। लेकिन एक्चुअली अगर ये स्पेशल केसेस नहीं है, नॉर्मल काइट है, तो उस केस में जनरली एक जो है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे ईच अदर नहीं लिखा हुआ है, ईच अदर ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा आप। बाइसेक्ट द अदर, एक जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक, और फिगर में क्या? इन द फिगर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, बी जो है वो डी के बराबर है, ए जो है वो सी के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है मित्रों, ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। ठीक, तो थैंक यू, टेक केयर। और आखिरी के 2 लाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, और दूसरा ग्रेक्स 1192 पे आप मुझे इंस्टा आईडी है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू। ये एक्स है ना, ग्रेक्स, GREX 1192। चलिए, टाटा बाय, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।